हर नया साल एक नेमत है, वक्त जितना भी है वो दौलत है। आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पहला दिन और आज हम बात करेंगे कि आपके पास जो वक्त नाम की दौलत है उसका उपयोग आप अपने दौलत बढ़ाने के लिए सही ढंग से करें। इसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल्स रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि मैं ये वादा नहीं करता हूँ इस फाइनेंशियल रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो शायद साल भर में या 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इस रूल्स को, इस फाइनेंशियल रूल्स या इन्वेस्टमेंट रूल्स को यदि फॉलो करेंगे तो आप अपने पीयर्स यानी आपके समकक्ष जो भी हैं, आपके इनकम ग्रुप के समकक्ष पीयर्स जो भी हैं, उनसे आप फाइनेंशियली बेहतर पोजीशन में होंगे। सबसे पहला रूल 72 रूल 72 ये बताता है कि यदि हमें रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता हो तो हमारी रकम दुगनी कब हो जाएगी, हमारा पैसा दुगना कब होगा, ये रूल 72 बताता है। और इसका फार्मूला है 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास 1 लाख रुपए हो और आज के दिन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो तो हमारा 1 लाख रुपए 2 लाख यानी दुगना कब होगा। तो इसके लिए देखते हैं कि 72 में से को 9 जो 9 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे डिवाइड कर देते हैं, इट कम्स टू 8 ईयर्स। इसका मतलब यदि ब्याज की दर 9% हो तो 8 वर्षों में आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स की कि जब पैसे दुगनी होंगे 72 के रूल्स के, तो यदि पैसे तिगुना कब है ये पता करना हो तो हम क्या करेंगे। उसके लिए है रूल 114। ये रूल बताता है कि आपका पैसा 3 गुना कब होगा। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न का पता हो तो यहां भी सेम मैनर जैसे रूल 72 में था 114 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न। और फिर जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल को यदि हम देखते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो हमारा 1 लाख रुपए 3 लाख कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 114 को डिवाइड कर देंगे 9 से, चूंकि 9 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इट कम्स टू 12.66 ईयर्स। तीसरा रूल्स है रूल 70। अभी हमने बातें की रूल 72 कि दुगनी कब होगी, रूल 114 तिगुनी कब होगी। लेकिन जनाब यदि आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कहीं बैंक में नहीं रखते हैं और उस पैसे को आप अपने घर में रखते हैं, तो हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि उस परिस्थिति में आपके पैसे की कीमत आधी कब हो जाएगी। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर का रूल है 70 अपॉन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और देखेंगे कि यदि इनमें आपके पास 10 लाख रुपए आज के दिन में है, आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो आज के दिन में सीपीआई 5% के आसपास घूम रहा है, यदि 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो आपकी रकम 10 लाख से 5 लाख कब होगी। तो जनाब इसके लिए फिर वही किया हमने 70 अपॉन 5 रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14 साल। इसका मतलब यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपकी रकम की वैल्यू 5 लाख हो जाएगी 14 साल में यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% है। और यदि यही रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% हो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फिक्स करके रखा हुआ है, इसका मतलब 70 अपॉन 4 इट वुड कम टू 18 ईयर्स। इसका मतलब यदि 4% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो ये 18 वर्षों में आपकी 10 लाख रुपए 5 लाख बन जाएगी यदि आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और यदि 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो ये 14 साल में आपकी रकम आधी हो जाएगी। ये सारे रूल्स थे कि पैसे दुगने कब होंगे, तिगुने कब होंगे, आधे कब होंगे, ये सारे डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन पे और रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यदि बात करें कि हमारे 1 लाख रुपए हमारे पास सैलरी है हमारी, तो उसमें से कितना मुझे किस किस प्रोपोर्शन में जो कहाँ कहाँ इसको यूज करना चाहिए, इसके लिए एक थंब रूल है 50% आपकी ज़रूरत जो है मंथली एक्सपेंडिचर जो है उसमें आप खर्च कर सकते हैं। 30% आप कहीं घूमने जाएं, मौज मस्ती करना चाहें वो करें।
और 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड 50, 30 एंड 20 रूल्स। जनाब, ये 50% जरूरत का, ये 50 to 80% जो है ये दो में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए हर मंथ। इसका मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है। हालांकि ये हो सकता है कि यदि आपकी लायबिलिटी कुछ अधिक है तो आप इसको 20 से 30, 25 जो भी फिजिबल हो उसके हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ध्यान रखेंगे 20% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हो सकता है कि आपकी ज़रूरतें अधिक हैं, आपके मंथली खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक हैं, तो शायद ये 50% के जगह 60% हो जाए, लेकिन ध्यान रखें उस केस में मौज मस्ती के लिए आपके पास 20% ही बचते हैं। किसी भी हालत में हो सकता है आपको मौज मस्ती करने की इच्छा नहीं रहती है, यदि अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपके मंथली एक्सपेंडिचर अधिक है, जो सरप्लस बचता है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन एनी केस इट शुड नॉट बी लेस देन 20% ऑफ योर टोटल टेक होम सैलरी। अगला रूल्स है ईएमआई रूल। आज से 40-50 साल पहले रिटायरमेंट के बाद जो सर्विस क्लास में हुआ करते थे वो कोशिश करते थे कि मकान बनाएं, और वो समझते थे कि मकान बनाए तो सारी जिम्मेदारी उनकी पूरी हो गई। लेकिन आज के दिन में जब बच्चों की रिपेयरिंग कैपेसिटी अधिक है, वो डे वन से अपना प्लान कर लेते हैं कि हमें मकान कब लेना है, कार कब लेना है, फॉरेन टूर पे कब जाना है, और उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स लेना शुरू करते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यंगर जनरेशन की ईएमआई रूल को वो ठीक से समझें। और ईएमआई रूल बोलता है कि इन एनी केस 40% ऑफ टेक होम सैलरी से अधिक ईएमआई नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक वर्ड आया टेक होम सैलरी। लोगों को कई कंफ्यूजन्स हैं टेक होम सैलरी के बारे में। टेक होम सैलरी हिंदी में लगता है बोलने से कि जितने पैसे घर में आते हैं। जनाब, ये वो पैसे नहीं हैं, ये वो पैसे हैं, वो सैलरी है जो आपके टोटल ग्रॉस सैलरी में से, आप यदि टैक्स पेयर हैं तो जितना टैक्स कट जाए, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज का होता है वो पूरा जाए, उसके बाद जो पैसे बचते हैं दैट इज कॉल्ड टेक होम सैलरी। और उस टेक होम सैलरी का 40% से अधिक ईएमआई नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपके 1 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी है, उसमें से 20,000 रुपए पीएफ और इनकम टैक्स के टीडीएस कट जाते हैं, तो बचे आपके 80,000 रुपए। 80,000 का 40% मीन्स 32,000। मीन्स यदि आप कोई लोन लें तो ध्यान रखेंगे 30-32,000 पर एनम से पर मंथ से अधिक ईएमआई ना हो। एंड दिस आउट ऑफ 40% कोशिश ये करनी चाहिए, यदि उसमें से कार का लोन कोई है तो उसका ईएमआई आपके टेक होम सैलरी से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि पर्सनल लोन है जिसमें अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उसमें 10% से अधिक आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। बाकी जो 15% बचते हैं, कोई और तरह का लोन लिए तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट इन एनी केस इट इज अ मैक्सिमम लिमिट जो कि आपके ईएमआई का होना चाहिए। अगला रूल रिटायरमेंट रूल। अभी तक बातें की पैसे दुगनी कब होती हैं, तिगनी कब होती हैं, आधे कब होते हैं, कितना हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको डिजायर पर खर्च करना चाहिए, कितना हमको सेव करना चाहिए। लेकिन जनाब, जब हम नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आप रिटायर भी करेंगे, या आप बिजनेस भी करते हैं तो कभी ना कभी आप रिटायर करेंगे। और उस टाइम, रिटायरमेंट के टाइम में, जब आपकी इनकम या तो समाप्त हो जाती है या इनकम कम हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि जितनी पूरी ज़िंदगी भर हमने जो कंफर्टेबली हमने रहे, तो आगे भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहूं। तो उसके लिए ये जरूरी है फ्रॉम डे वन, आइदर यू बिलोंग टू द बिजनेस क्लास और यू आर द सर्विस होल्डर, दोनों ही क्लास के लिए जरूरी है कि डे वन से ये सोच लें कि रिटायर आज नहीं कल तो कभी ना कभी करना है, और उस टाइम फाइनेंशियल कंफर्टेबल हो तो आज से क्या करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि रिटायर करने में बहुत सारे समय हैं, लेकिन जनाब समय बहुत तेजी से गुजरता है और अचानक मालूम होता है कि आप रिटायर कर गए और आपने यदि उसका कुछ प्लानिंग नहीं किया हुआ है, तो देन यू मस्ट हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स स्पेशली इन द फाइनेंशियल फ्रंट। तो इसके लिए सबसे बेसिक रूल हैं कि 10% ऑफ द टेक होम सैलरी आप रिटायरमेंट पर्पज से ही रखें। अभी हमने 50-30-20 में बताया था कि 20% आप सेव करें। ये 10% ओवर एंड एबव दैट 20% है। मतलब 20% तो सेव करें जो आपके एक्टिव सर्विस के दौरान जो लायबिलिटीज आएंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उसको सर्व करने, उसको फुलफिल करने के लिए ये 10% जो होगा टेक होम सैलरी का, ये तब होगा जब आपकी सारी जिम्मेदारियां
करीब करीब खत्म हो जाएंगी और केवल आपकी अपनी जिम्मेदारी ये रहेगी कि रिटायरमेंट के बाद आप कंफर्टेबली रहें। उसके लिए 10% ऑफ टेक होम सैलरी आपको रिटायरमेंट पर्पज से सेव करना चाहिए या ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो 50-60 साल के बाद आपको कंफर्टेबली रिटर्न मिलता रहे और आप उसमें फाइनेंशियली इंजॉय करें। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 25 साल की उम्र है आज है आपकी और आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो आप 5,000 रुपये पर मंथ रिटायरमेंट पर्पज से रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए उसको इन्वेस्ट करें और कोशिश करें, चूंकि 25 साल के आज हैं, तो अगला 35 साल आपके पास, यदि आप सर्विस क्लास में तो 35 साल कम से कम आपके पास है रिटायर होने में, तो और हर साल आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, तो कोशिश करें कि 10% इंक्रीमेंट हर साल इसमें हो जाए। बिकॉज यदि आपकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी तो टेक होम सैलरी भी बढ़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 5,000 में से हर साल 10% आप ऐड करते जा रहे हैं। और यदि आपने ये किया कि 5,000 रुपये पर मंथ और एडिशनल 500 रुपीज फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, और यदि वो इन्वेस्टमेंट जहां आपने इन्वेस्ट किया है वो 10% है, तो आपके एट द एज ऑफ 60 ये करीब 4 करोड़ के आसपास आपके कॉर्पस क्रिएट हो जाएंगे। और यदि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में रिटर्न जो है वो यदि 12% है, तो एट द एज ऑफ 60 आपके पास 8 करोड़ 33 लाख के आसपास कॉर्पस होंगे। अब यदि हम बात करते हैं कि कॉर्पस क्रिएट कर लिया हमने, हम रिटायर हो गए, अब निश्चित रूप से जब हमें 8 करोड़ या 4 करोड़ रुपए बन गए हमारे पास, तो हम ये देखना चाहेंगे कि बेसिक पर्पस है हमारा रिटायरमेंट के बाद हम फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहें, तो कितना पैसा हर साल खर्च करें जो कि हम अगले 30 साल 35 साल है कंफर्टेबल रह सके। तो उसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल्स है। रिटायरमेंट के बाद अपने कॉर्पस में से 4% हर साल निकालें। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने पहले जो एग्जाम्पल दिया कि आपके 8 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे बन गए, इसका 4% में 32 लाख पर एनम आप उससे पैसे विड्रॉल करें। अब आपके सामने ये सवाल आएगा कि इन्फ्लेशन, हमें अगले 10 साल 20 साल 25 साल और जिंदा रहना है हमें, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या आज का 32 लाख जिस कंफर्टेबल पोजीशन में इस 32 लाख से रह रहे हैं, क्या अगले 10 साल इसी पोजीशन में रहेंगे? तो जनाब ऐसा नहीं है। ध्यान रखें कि पहला साल 4% निकालें, उसके अगला साल जितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, फॉर एग्जाम्पल 5% है या 6% है, तो कोशिश करें कि इन्फ्लेशन रेट से कम, यदि 6% इन्फ्लेशन है तो 5% इसमें और बढ़ा लें, मीन्स 32 लाख का 5% ऐड करके नेक्स्ट ईयर निकालें। फिर उस साल देखें कितना इन्फ्लेशन है और उस इन्फ्लेशन से थोड़ा सा कम आप ऐड करें अपने विड्रॉल में। इससे ये होगा कि अगले 30-35 साल तक किसी भी टाइम आपके कॉर्पस जीरो नहीं होंगे और आपके बाद भी अपने बच्चों के लिए आप कुछ न कुछ छोड़ के जाएंगे। अगला रूल्स है इमरजेंसी फंड। हालांकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स सलाह देते हैं कि 3 महीने का खर्च सफिशिएंट है इमरजेंसी फंड के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि 3 महीने से 6-7 महीने तक का खर्च आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस क्लास में हैं। हो सकता है आपको 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती हो सकता है आपको 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती हो, तो दोनों ही क्लास के लिए महीने का खर्च क्लास वाइज बहुत अधिक का फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो डिजायर्स के 30% हैं उसमें से अधिक खर्च होते हैं। तो यदि आपके 3 लाख रुपए की मंथली सैलरी है, तो हो सकता है कि आपको 3 महीना का इमरजेंसी फंड काफी सफिशिएंट हो। लेकिन यदि आपके 30,000 रुपए की मंथली सैलरी है, तो हो सकता है कि आपको 7 से 8 महीने का जो महीने का खर्च है वो इमरजेंसी फंड में रखना पड़े। सो ये 3 से 8 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में हमेशा रहना चाहिए। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेक्टर। हम भूल जाते हैं कि हमारे बाद भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, या इन केस ऑफ एनी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स विद मी, तो जो हमारे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं, उसका क्या होगा। तो ये जरूर करना चाहिए कि आपको सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। अब लाइफ इंश्योरेंस में 2 बातें आती हैं।
जो आमतौर पर भी हिंदुस्तान में लोग करते हैं वो एंडोनमेंट पॉलिसी लेते हैं, जहाँ की इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का मिक्सचर है। जबकि प्रूडेंट डिसीजन इंश्योरेंस के पर्पज से ये है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें और टर्म इंश्योरेंस की लिमिट जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी 50 लाख एनुअल सैलरी है, 50 लाख का 10 टाइम्स इज 5 करोड़, तो 5 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस लें। अब आपको ये लगेगा कि 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस तो काफ़ी प्रीमियम काफ़ी बड़े होंगे, पता नहीं वो पे नहीं कर सकूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स से वेबसाइट पे जाके देखें, यदि आप 30 साल के हैं और 1 करोड़ का लेते हैं आप टर्म इंश्योरेंस, तो इसका जो प्रीमियम आता है पर एनम ये 14, 15, 16 हज़ार के आसपास आता है। तो टर्म इंश्योरेंस लें 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लें, क्योंकि स्वास्थ्य में खासकर यदि आप 50 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस से कवर आपको होना ही चाहिए। और ये इंश्योरेंस कवर काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज आजकल बीमार पड़ने पर खर्च काफ़ी होते हैं, कई सारी बीमारियां आ गई हैं। तो कवर बढ़ा लें, कवर बढ़ा लेने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ा लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बेस कवर अधिक लें। आप बेस कवर कब लें और उसके बाद उसमें टॉपअप कवर जो अवेलेबल है उसको यूज़ करें और धीरे धीरे टॉपअप को बढ़ाएं, सो दैट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको कंक्लूड करने में मैं ये कह सकता हूं कि इससे ये करोड़पति बनने का कोई जादू नहीं है। ये सारे रूल्स, कोई भी रूल्स करोड़पति बनने का जादू नहीं है, लेकिन ये रूल्स यदि फॉलो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील फाइनेंशियली कंफर्टेबल, फाइनेंशियली फ्री। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका होता है, अपना निर्णय खुद लें। थैंक यू।